जो जर्नलिस्ट सभी का भारतीय जनता पार्टी सांगली और मैं अपनी तरफ से आपका सब ताजा से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी पार्टी के प्रति सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्लस्टर पर भेजकर मेरे जीवन में जो नए अनुभव वो मुझे मिले हैं। तो जब संपर्क किया तो मैंने मुझसे मेरा संपर्क किया। आज की आपसे बातचीत करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि अब सामने लोकसभा के चुनाव 10 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड मोदी सरकार का देश के सामने है। हम गौरवान्वित हैं कि मोदी जी जैसा प्रखर नेतृत्व हमें मिला और इस देश को मिला, और उसका परिणाम जो 10 वर्षों में उपलब्धियाँ हैं उसमें अगर मैं मानता हूँ, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ कि देश के भीतर विकास तो हुआ, लेकिन उस प्रगति में जो गति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम योजनाओं को दशकों तक अधूरा देखते थे। मोदी सरकार के आने के बाद जो तिथि तय होती है उस तिथि के पहले या उस तिथि पर काम पूरे होने का एक विश्वास आम आदमी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक बढ़ा है। दूसरी मैं जो सफलता मानता हूँ वो है कि विकास तो है, लेकिन विकास विरासत के मूल्यों के साथ है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, हमने अपने आज़ादी के बाद विरासत की चिंता नहीं की। ये मेरा कांग्रेस पर आरोप और उनके दलों पर भी आरोप, और मुझे गर्व है अपने नेता पर जो उनके विकास के मॉडल में हमारे वैचारिक अधिष्ठान की विरासतों का संरक्षण और उनका पुनर्स्थापन, ये हमारे 10 वर्ष की बड़ी सफलता है। तीसरी बात जब मैं कहता हूँ, आम आदमी की समस्याएं थी, वो अधिकारी के पास जाता था, जनप्रतिनिधि के पास जाता था, चौथे स्तंभ के दरवाजे पर जाता था, और वो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें 10 साल के भीतर सैचुरेशन की तरफ जा सकती है। मैं सैचुरेशन प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सैचुरेशन की तरफ हम अग्रसर हैं और सैचुरेशन के बहुत निकट है, और उसके उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास हो, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड हो, पीने के लिए जल जीवन मिशन हो, स्वच्छता के लिए शौचालय, सड़कों रेलों के मामले में तो हम गर्व करते हैं कि मुझे लगता है कि आपका भी इतना लंबा जीवन है, इन 10 वर्षों के परिवर्तन को आपने भी देखा है। मेरठ जैसी जगह जो बड़ा जंक्शन, वहाँ पर रेलवे लाइन का दोहरीकरण, 3 दशक से ये बातें चलती थी। यहाँ का उसी मार्ग का विद्युतीकरण, इतने कम समय में ये चीज़ें हो सकती हैं, ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। एक आंकड़ा में जल शक्ति मंत्री के अंदर में रहा हूँ, अभी 4 महीने पहले थे, हम अपने मित्रों के साथ बैठे थे, और मैं मानता हूँ कि ये सांगली के लिए एक ब्रह्मास्त्र है कि जब जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था, तब महाराष्ट्र ऐसा राज्य था जो देश में नंबर 1 का राज्य था, जहाँ सबसे ज़्यादा परिवारों के पास में नल से जल मिलता है, और वो प्रतिशत था 33.6। बाकी देश के आधे से ज़्यादा राज्य 10% के नीचे थे, और जो बचे हुए थे वो कुल 16% के भीतर ही थे, उसमें सांगली भी थी। और इसलिए मैं जो आंकड़ा कह रहा हूँ शायद आपको भी घोषित करेगा कि हम 33.6% से महाराष्ट्र अभी 76.23% तक पहुँचा राज्य के रूप में।
लेकिन सांगली जो 2019 में 16% पर था, आज 84% पर है। देश जो 16% के औसत से शुरू हुआ था, आज वो 76.5% है। और इसलिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि महाराष्ट्र 33% से 76% पर पहुँच पाए, लेकिन देश के ऐसे राज्य भी हैं जो 6% से 100% पर पहुँच गए। उसमें पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, हरियाणा है, तेलंगाना है। ये ऐसे राज्य थे जो 10% के नीचे थे और अब 100% पहुँच गए। लेकिन महाराष्ट्र 33% से 100% पर नहीं पहुँचा। ये बात इस बारे में मैं फिर कांग्रेस पर कहता हूँ कि महाअघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया, और उन्होंने केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन उन 2.5 वर्षों में नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ा कारण है। जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ था तब महाराष्ट्र देश में नंबर 1 का राज्य था, लेकिन अभी लगभग 8 राज्य 100% पर पहुंच गए। लेकिन महाराष्ट्र अगर नहीं पहुंच पाया तो इसका दोष अगर मैं किसी पर देता हूँ तो वो महाअघाड़ी गठबंधन को देता हूँ। अब मैं चौथी बात जो मैं कहता हूँ मोदी सरकार की, कि इन 10 वर्षों की जो सफलता है, राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा संकट था, जिस पर जो प्रहार करके अगर उसे समाप्त करने की तरफ किसी ने काम किया तो मोदी सरकार ने। जातिवाद इस राजनीति का दंश था, उस जाति की परिभाषा को बदलने का काम मोदी सरकार ने किया। उनने एक नई जातियां तय की, युवा, महिला, किसान और गरीब। और इसलिए मैं मानता हूं कि गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, वो ताकत, वो सफलता आज हम सबको दिख रही है। चाहे वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की हो, वो जिनकी मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूँ, शौचालय से लेकर आयुष्मान कार्ड तक, पीने के पानी से लेकर आवास तक, जनधन की योजना से आत्मनिर्भर बनाने वाले उस गरीब की जो ताकत है, वो आज महिला सशक्तिकरण के तौर पर समूह के रूप में इस देश के भीतर आज आसमान छू रही है। और प्रधानमंत्री का मानना है कि जो भी महिला स्वसहायता समूह हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उसे लखपति दीदी बनाने का जो अभियान है, वो भारतीय जनता पार्टी का अभियान सिर्फ लाभ देने का नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का सबसे सफल अभियान है। महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण का काम बहुत पहले से यहाँ के साधु संतों और मनीषियों ने और समाज सेवकों ने किया है, लेकिन देश में ऐसा नहीं था। और इसलिए आज बराबरी से उस 50% की आबादी को आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ाना। और मैं एक बात अंत में जरूर करूँगा, मोदी सरकार की योजना को कभी निकट से देखिए तो आपको लगेगा कि हर योजना के पीछे महिला सशक्तिकरण है। अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला तो आंसू पूछे महिला, अगर शौचालय बना तो इज्जत बढ़ी महिलाओं की, अगर आवास बना तो इसमें अगर किसी का हित हुआ तो महिलाओं का, अगर बिजली घरों तक पहुंची तो आने वाली हमारी मातृशक्ति को जो लाभ हुआ वो महिलाओं का, आयुष्मान कार्ड अगर कर्जदार होता था, कोई स्वास्थ्य का संकट होता था तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती थी महिलाएं। और इसलिए मुझे लगता है कि जितनी योजनाएं भारत सरकार की हैं, जनधन की योजना हो या समूह की योजना हो, वो महिला सशक्तिकरण उसके पीछे रहा है। तो इसलिए हमें विश्वास है कि इस बार फिर मोदी सरकार ये भरोसा आम जनता से लेकर कार्यकर्ता तक और जनप्रतिनिधि से लेकर ऊपर के पदाधिकारियों तक है। यही निवेदन मुझे आपसे करना था। कुछ आप पूछेंगे तो जरूर। आपकी बात और अब पार्टी ने जब लक्ष्य तय किया, पिछली बार हमने 300 पार का लक्ष्य किया था, 303 पर पहुँचे। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल और सफलता की इतनी बड़ी श्रृंखला के बाद हम अपेक्षा करते हैं जैसे कि जो लक्ष्य हमने रखा है पार्टी ने, जनता उसे आशीर्वाद देगी। कांग्रेस है या और पार्टी ऐसा आरोप लगाती है कि जो एजेंसी है, ईडी है और एजेंसी है,
वो आपने अपोजिशन लीडर के पीछे लगाई है और अपोजिशन ख़त्म करने का काम ये सरकार कर रही है, क्या इसमें सच्चाई क्या है? मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को ढांकने के लिए कांग्रेस ने कभी जातिवाद का, कभी धर्म का, इनका उपयोग किया। कानून से ऊपर इस देश में कोई नहीं है, ये बात अगर साबित की है तो मोदी सरकार है। परिवारवाद के नाम पर भ्रष्टाचार को ढक लेना या बचा लेना, ये इस देश को स्वीकार नहीं है, जनता को स्वीकार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग भी विरोध पर रहे, तो हमने इस बात का किसी अगर गलती नहीं की है तो डरना की जरूरत नहीं। एजेंसियों पर निराधार आरोप है और मैं बुलेट पर कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार से बचने के लिए परिवारवाद, जातिवाद, इनका उपयोग किया है, पर अब मोदी के समय में संभव नहीं है। किसान के बारे में जो चंडीगढ़ में घटना घटी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसान भाजपा पर नाराज है क्या? मुझे लगता है कि देखिए, जो पिछले बार में हुआ सरकार पूरी तरह से, आप भी देख रहे होंगे कि संपर्क करने में, बातचीत में कहीं वो नहीं, और चीज़ें मानी हैं। और मैं गर्व करता हूँ कि जितनी सुविधा इन 10 वर्षों में किसान को मिली है, कभी कांग्रेस ने दी हो तो एक उदाहरण बताया। आज जितने भी कारणों से परिस्थितियाँ बनी हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी दिख रही हैं, लेकिन सरकार चाहती है शांतिपूर्वक समाधान निकले। जैसे हमने राम मंदिर के बारे में कहा था और हमको पूरे समय आरोप लगे, हमने कहा था कि हम शांतिपूर्वक भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पक्षधर हैं। उस सब हम पर आरोप लगाते थे, ये तो उकसाते रहते हैं, बाकी करते रहते हैं। किसानों का मामला भी कांग्रेस ऐसा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, बीमा योजना के माध्यम से हो, क्षतिपूर्ति के माध्यम से हो, यही सांगली उदाहरण है। यहाँ पीने का और सिंचाई के पानी की दुर्दशा क्या थी, लेकिन मोदी सरकार के रहते जो सफलता यहाँ पर आपको सिंचाई योजना में मिली किसान के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि हमने मुंह देखा नहीं किया कि किसी नेता का क्षेत्र पर संपन्न कर दिया जाए। सांगली से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए जो आंदोलन चल रहा है, हम उनको आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे यही प्रार्थना जरूर करूँगा कि निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक संवाद से समाधान निकल सकता है। कुछ लोग हैं जो उग्रता पैदा करना चाहते होंगे, सरकार वो भी कह रही है कि इस बात से बचना चाहिए, और उनके किसान नेता भी इस बात के लिए सतर्क हैं। सांगली जिले में सर एक ही बताइए, आप सांगली जिले में आए हैं, सांगली की भाजपा की स्थिति कैसी है? आप अभी कोर कमेटी की मीटिंग भी ली है हमने आपने अभी, तो बताइए जरा। बहुत अच्छी।